नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज का मॉक टेस्ट पेपर पीजीसीएल का फाइनल मॉक टेस्ट पेपर होने वाला है। सो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट एट विच अ रिले ऑपरेट इज कॉल्ड। धारा का वह न्यूनतम मान जिस पर रिले संचालित होती है वो क्या कहलाती है। आपके ऑप्शन है ए रेटेड वैल्यू, बी फ्यूजिंग वैल्यू, सी पिकअप वैल्यू एंड डी पीएसएम वैल्यू। दोस्तों धारा का वह न्यूनतम मान जिस पर रिले संचालित होती है उसे बोला जाता है पिकअप वैल्यू। यहाँ इसका दूसरा नाम होता है पिकअप करंट। सो दोस्तों जब तक करंट पिकअप वैल्यू से कम रहेगा तब तक रिले ऑपरेट नहीं करेगी। मान के चलिए अगर पिकअप वैल्यू 2 एम्पियर है और करंट 1.9 एम्पियर फ्लो कर रहा है तब तक आपकी रिले ऑपरेट नहीं करेगी, और जैसे ही करंट 2.1 एम्पियर हुआ उस कंडीशन में आपकी रिले ऑपरेट करेगी और सर्किट को ट्रिप कर देगी। और ये सर्किट को ट्रिप कौन करता है? सर्किट ब्रेकर करता है। और दोस्तों रेटेड वैल्यू क्या होती है? रेटेड वैल्यू वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट या वोल्टेज होती है जिस पर कोई भी इक्विपमेंट काम कर सकता है। इसके ऊपर अगर हमने उसको वोल्टेज या करंट दिया तो वो इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है। फ्यूजिंग वैल्यू फ्यूज की करंट रेटिंग होती है, ना कि रिले की। और दोस्तों फ्यूजिंग वैल्यू रिले को ओवरलोड से बचाती है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पिकअप वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 है द ट्रांसमिशन वोल्टेज यूज्ड फॉर कंज्यूमर हु मेक हेवी यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज। विद्युत का अत्यधिक उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए प्रयुक्त पारेषण वोल्टता डैश होती है। आपके ऑप्शन है 230 किलोवोल्ट, बी 33 किलोवोल्ट, सी 66 किलोवोल्ट एंड डी 11 किलोवोल्ट। दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन में दो तरह के ट्रांसमिशन सिस्टम होते हैं और दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं। वो मेन सिस्टम होते हैं हमारे। पहला होता है प्राइमरी ट्रांसमिशन। इसमें क्या करते हैं हम हाई वोल्टेज को, जैसे 132 kV हो गया, इसे 3 फेज 3 वायर के थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिट करते हैं। देन आता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। सेकेंडरी ट्रांसमिशन में हम क्या करते हैं, हम वोल्टेज को, जो ये 132 kV मान के चलिए वोल्टेज आया है, इसे स्टेप डाउन करते हैं। लेट्स सपोज 33 kV में हमने इसे स्टेप डाउन कर दिया। उसके बाद हम इस वोल्टेज को अलग अलग सब स्टेशन में भेजते हैं। इसे बोला जाता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। देन उसके बाद आता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है दोस्तों, अब जो हमने 33 kV वोल्टेज अलग अलग सब स्टेशन में प्रोवाइड करा है उसको फर्दर स्टेप डाउन करा जाता है 11 kV में। और ये जो 11 kV की लाइन है ये जाती है फीडर सिस्टम में, जिन्हें बोला जाता है सब स्टेशन। और इसका दूसरा काम क्या है, ये 11 kV की लाइन इंडस्ट्रियल एरिया में भी प्रोवाइड की जाती है। और ये मैं स्पेसिफिकली इंडियन सिस्टम के लिए बता रहा हूँ। अदर कंट्री में अलग केवी की लाइन प्रोवाइड की जाती है, लेकिन इंडिया में जो कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी का हैवी यूज करते हैं वो कौन सी होती है? स्टील मिल्स होती है, माइनिंग मिल्स होती है, या कोई लार्ज फैक्ट्रीज होती है, उनमें हम प्रोवाइड करते हैं 11 kV की लाइन। और लास्ट होता है दोस्तों सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसमें क्या होता है दोस्तों, 11 kV की लाइन को फर्दर स्टेप डाउन करा जाता है 400 kV की लाइन में, और ये हमारे घरों में 3 फेज 4 वायर के थ्रू आती है, जिसमें एक मेन लाइन होती है और दूसरी न्यूट्रल लाइन होती है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 11 kV। क्वेश्चन नंबर 3 है द स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डायोड डिपेंड्स ऑन। एक डायोड की स्विचन आवृत्ति डैश पर निर्भर करती है। आपके ऑप्शन है ए सैचुरेटेड करंट, बी रिवर्स रिकवरी टाइम, सी लीकेज करंट एंड डी डायोड करंट। दोस्तों डायोड की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है रिवर्स रिकवरी टाइम पर। एक हम डायग्राम बनाते हैं डायोड सर्किट का। ये हमारा फॉरवर्ड करंट हो गया IF और ये हमारा रिवर्स करंट हो गया IR। तो दोस्तों जब हम वोल्टेज को अचानक से रिवर्स कर देते हैं तो डायोड जो फॉरवर्ड वाइज अभी काम कर रहा था, जिसमें फॉरवर्ड वाइज करंट फ्लो कर रहा था, उसमें अब रिवर्स वाइज करंट फ्लो करने लग जाता है। तो दोस्तों रिवर्स रिकवरी टाइम वो टाइम होता है जब डायोड कंडक्शन करना बंद कर दे। दोस्तों जब हम इसकी वोल्टेज को रिवर्स करेंगे तो वोल्टेज यहाँ से बहने की बजाय इस डायरेक्शन से बहेगा। और क्योंकि डायोड केवल सिंगल डायरेक्शन में काम करता है, रिवर्स डायरेक्शन में काम नहीं करता है, तो उसको जितना भी टाइम लगेगा अपना कंडक्शन बंद करने में, वही बोला जाता है रिवर्स रिकवरी टाइम। जितना ज्यादा रिवर्स रिकवरी टाइम होगा उतना ही ज्यादा डायोड समय लेगा स्विच ऑफ होने के लिए, और जितना कम रिकवरी टाइम होगा उतनी ही अच्छी उसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होगी। दोस्तों सैचुरेटेड करंट या सैचुरेशन करंट वो मैक्सिमम करंट होता है जो डायोड फॉरवर्ड वाइज के टाइम कंडक्ट कर सकता है। एंड दोस्तों लीकेज करंट एक स्मॉल करंट होता है जो तब फ्लो करता है जब डायोड रिवर्स बाइस होता है, क्योंकि एक्चुअली में डायोड जब रिवर्स बाइस हो तो उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ अमाउंट, बहुत थोड़ा सा अमाउंट का करंट फ्लो करता है, उसी को बोला जाता है लीकेज करंट। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रिवर्स रिकवरी टाइम। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर हैव वेरी लो वोल्टेज रेगुलेशन अंडर नो लोड। निम्नलिखित में से किस जनरेटर में बिना लोड के बहुत कम वोल्टेज विनियमन होता
है? आपके ऑप्शन है ए शंट जनरेटर, बी सीरीज जनरेटर, सी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर एंड डी कम्युलेटिव जॉइंट जनरेटर। दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन दर्शाता क्या है? दोस्तों ये पावर सिस्टम की या किसी एक मशीन की एबिलिटी को दर्शाता है टू मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज डिस्पाइट चेंज इन लोड। इसका मतलब कि अगर किसी इक्विपमेंट का लोड चेंज भी हो रहा है लेकिन फिर भी वो अपने आउटपुट को नियर टू कांस्टेंट रख रहा है, उसे ही बोला जाता है वोल्टेज रेगुलेशन। जितना कम वोल्टेज रेगुलेशन होगा किसी भी इक्विपमेंट का उतनी ही अच्छी उसकी परफॉर्मेंस होगी। और दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन में फुल लोड वोल्टेज। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? सबसे पुअर वोल्टेज रेगुलेशन किसका होता है? तो वो होता है दोस्तों सीरीज जनरेटर का। अब सीरीज जनरेटर में दोस्तों फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग सीरीज में कनेक्ट होते हैं। जब उस डीसी सीरीज जनरेटर में कोई भी बाहर नहीं होता है यानी कि नो लोड कंडीशन में, तो जो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग में करंट फ्लो करता है वो मिनिमम करंट फ्लो करता है, जिसकी वजह से वीक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और जैसे ही हम लोड इंक्रीज करते हैं तो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग में करंट इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। क्योंकि दोस्तों फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग सीरीज में कनेक्ट है, तो अगर हम इस छोटा लोड भी उसमें इंक्रीज करेंगे तो डीसी सीरीज जनरेटर में लार्ज करंट प्रोड्यूस होगा, जिससे डीसी सीरीज जनरेटर की स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होती है। और दोस्तों डीसी सीरीज जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होता है और इसका रेगुलेशन सबसे ज्यादा पुअर होता है, को भी लिख देते हैं पुअरेस्ट रेगुलेशन। ओवर कंपाउंड जनरेटर का रेगुलेशन भी नेगेटिव होता है, लेकिन एज कम्पेयर टू डीसी सीरीज जनरेटर इसका रेगुलेशन इतना ज्यादा खराब नहीं होता है। अंडर कंपाउंड जनरेटर का रेगुलेशन पॉजिटिव होता है। देन फ्लैट कंपाउंड जनरेटर का रेगुलेशन नियर टू 0 होता है, यानी कि इसका वोल्टेज रेगुलेशन सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का रेगुलेशन भी पॉजिटिव होता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सीरीज जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट हैज द जीरो स्टैंड बाय लॉस। निम्नलिखित में से किस विद्युत संयंत्र में आपाती हानि शून्य होती है? आपके ऑप्शन है ए डीजल पावर प्लांट, बी न्यूक्लियर पावर प्लांट, सी स्टीम पावर प्लांट एंड डी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। दोस्तों अगर हम बात करें डीजल पावर प्लांट की, तो जब डीजल पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना रहा होता है उस केस में भी इंजन को मेंटेन रखने के लिए या इंजन को रेडी रखने के लिए वो फ्यूल कंज्यूम करता है। तो इसका मतलब इसमें स्टैंड बाय लॉसेस होते हैं क्योंकि डीजल इंजन कंटिन्यूअसली काम कर रहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट का भी सेम ही हाल होता है। इवन स्टैंड बाय कंडीशन में भी हमें रिएक्टर की कोर को स्टेबल रखने के लिए इसको पावर देनी पड़ती है, जिसकी वजह से इसमें भी कुछ एनर्जी लॉस होती है। और दोस्तों स्टीम पावर प्लांट में भी सेम कंडीशन होती है, हमें बॉयलर को वार्म रखने के लिए उसमें फ्यूल देना पड़ता है, जिसकी वजह से हीट लॉस होती है और फ्यूल कंज्यूम होता है। तो स्टील पावर प्लांट में भी स्टैंड बाय लॉस होता है, लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में कोई भी स्टैंड बाय लॉस नहीं होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं वाटर के रूप में। जब हमें जरूरत होती है हम डैम का गेट खोल देते हैं, जिससे पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है और अल्टरनेटर रोटेट होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में मिनिमम स्टैंड बाय लॉसेस होते हैं या स्टैंड बाय लॉसेस ना के बराबर होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। अब चलते हैं इसके चार्ट पर। देखिए इनिशियल कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और स्टैंड बाय लॉसेस। तो थर्मल पावर प्लांट में इनिशियल कॉस्ट लो होती है, रनिंग कॉस्ट भी हाई होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हाई होती है और स्टैंड बाय लॉसेस भी हाईएस्ट होते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट में इनिशियल कॉस्ट हाई होती है, रनिंग कॉस्ट या मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी लो होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 0 और स्टैंड बाय लॉसेस भी 0 होते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में इनिशियल कॉस्ट हाई होती है, रनिंग कॉस्ट लो होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लो होती है और स्टैंड बाय लॉस भी लो होते हैं। लेकिन सबसे कम स्टैंड बाय लॉसेस किसमें है? वो आपके हाइड्रो पावर प्लांट में। सो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रो पावर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट डायोड करंट विल बी 10 मिली एम्पियर इफ अ फिल्टर्ड लोड करंट इज 10 मिली एम्पियर। यदि एक निसंयंत्रित भार धारा 10 मिली एम्पियर हो तो निम्न में से किस परिपथ में डायोड धारा 10 मिली एम्पियर होगी? दोस्तों हाफ वेव सर्किट डायोड में जब डायोड करंट 10 मिली एम्पियर होगा तो लोड करंट भी 10 मिली एम्पियर होगा। आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों हाफ वेव डायोड में हम केवल एक डायोड का इस्तेमाल करते हैं जो हर हाफ साइकिल पर काम करता है। ये डायोड है, ये लोड रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज सोर्स है, तो ये बन गया हमारा एक हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर। तो दोस्तों डायोड के पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, डायोड होता है फॉरवर्ड बाइस और लोड करंट कौन सा होगा? ये होगा जो रेजिस्टिव लोड से निकल रहा होगा आई नोड, वो किसके बराबर होगा? वो डायोड करंट के बराबर होगा, जो यहाँ पे होगा ID। तो लोड करंट बराबर होगा डायोड करंट के। अब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें, अब क्योंकि डायोड रिवर्स बाइस है और रिवर्स बाइस में डायोड कंडक्ट नहीं करता है, तो लोड
करंट और सोर्स करंट में जो करंट फ्लो करेगा वो 0 एम्पियर करेगा। अब क्योंकि हमें दिया गया है लोड करंट कितना 10 एम्पियर, और क्योंकि दोस्तों लोड करंट और डायोड करंट एक दूसरे के इक्वल है तो ये कितना हो जाएगा 10 एम्पियर। तो इसका मतलब ये होगा कि डायोड करंट से भी 10 मिली एम्पियर करंट फ्लो करेगा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाफ वेव रेक्टिफायर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन एन इंडक्शन मोटर अ ब्लॉक रोटर टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन। किसी प्रेरणी मोटर में एक अवरुद्ध घूर्णक परीक्षण का उपयोग डैश ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए वेरिएबल लॉस, बी फ्रिक्शन लॉस, सी कांस्टेंट लॉस एंड डी एयर डैम्पिंग लॉस। दोस्तों ब्लॉक रोटर टेस्ट इंडक्शन मोटर का किसके समान होता है? ये ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट के समान होता है। इसमें क्या करते हैं हम, जो मोटर की शाफ्ट है उसे कर देते हैं लॉक ताकि ये रोटेट ना कर सके। और ब्लॉक रोटर टेस्ट से हम क्या फाइंड आउट करते हैं? हम वेरिएबल लॉसेस को निकालते हैं और इससे दोस्तों मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस भी निकाला जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज दोस्तों, वेरिएबल लॉसेस को फुल लोड कॉपर लॉस भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में फुल लोड कॉपर लॉस आएगा कंफ्यूज मत होना, इसी को बोला जाता है वेरिएबल लॉस। और कॉपर लॉस क्या होते हैं? आई स्क्वायर आर लॉसेस। और ये लॉसेस किस कारण से होते हैं? जो रोटर और स्टेटर की वाइंडिंग में रेजिस्टेंस होता है उसकी वजह से ये लॉसेस उत्पन्न होते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेरिएबल लॉसेस। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ डीसी मोटर ऑन स्टार्टिंग विल हैव। परिवर्तन पर डीसी मोटर में डैश होगा। आपके ऑप्शंस हैं ए जीरो रेजिस्टेंस, बी लो रेजिस्टेंस, सी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एंड डी हाई रेजिस्टेंस। दोस्तों डीसी मोटर में दो तरह की वाइंडिंग होती है, एक आर्मेचर वाइंडिंग और दूसरी फील्ड वाइंडिंग। अब आर्मेचर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है लो, और फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है हाई। और आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस दोस्तों 1 ओम से भी कम का होता है। और दोस्तों जब मोटर रेस्ट पे होती है उस टाइम पे कोई भी बैक ईएमएफ जनरेट नहीं होता है जो अप्लाई वोल्टेज को अपोज कर सके, जिसकी वजह से आर्मेचर वाइंडिंग में क्या प्रोड्यूस होता है? हाई स्टार्टिंग करंट प्रोड्यूस होता है। और स्टार्टिंग के टाइम ड्यूरिंग स्टार्टिंग डीसी मोटर में कौन सा रेजिस्टेंस वर्क करता है? वो केवल आर्मेचर रेजिस्टेंस वर्क करता है। और क्योंकि आर्मेचर रेजिस्टेंस काफी लो वैल्यू का होता है तो हमें जरूरत पड़ती है स्टार्टर की टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लो रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ ट्रांसफार्मर हैज 200 टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग इफ अ वोल्टेज ऑफ 240 वोल्ट इज सप्लाइड टू द वाइंडिंग एंड द मैक्सिमम फ्लक्स इज 5 मिली वेबर, देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन वोल्टेज। एक ट्रांसफार्मर में 200 वर्तन प्राथमिक वाइंडिंग है। यदि वाइंडिंग में 240 वोल्ट का वोल्टेज दिया जाता है और अधिकतम अभिवाह 5 मिली वेबर है तो दी गई वोल्टता की आवृत्ति कितनी होगी? तो हमें इसमें निकालनी है दोस्तों फ्रीक्वेंसी। दोस्तों ट्रांसफार्मर की आरएमएस वैल्यू क्या होती है, या आरएमएस वोल्टेज जिसे बोला जा सकता है, वो होती है E = 4.44 F/m मल्टीप्लाई में N। E है यहाँ पे इंड्यूस वोल्टेज, F फ्रीक्वेंसी हो गई, 5m हो गया आपका फ्लक्स एंड N हो गया नंबर ऑफ टर्न्स। तो हमें इंड्यूस वोल्टेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 240। फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, फ्लक्स हमें 5 मिली वेबर का दिया हुआ है तो मिली को करेंगे हम वेबर में कन्वर्ट तो हो जाएगा 5 × 10⁻³ और नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हुए हैं? प्राइमरी के 200 दिए हुए हैं। तो दोस्तों इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स 54 हर्ट्ज का आंसर आएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति की इकाई क्या होती है? आपके ऑप्शन है ए हेनरी, बी टेस्ला, सी वेबर पर स्क्वायर मीटर एंड डी एम्पियर पर मीटर। दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बोला जाता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी और इसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला। हेनरी किसकी एसआई यूनिट होती है? ये होती है इंडक्टेंस की। टेस्ला होती है मैग्नेटिक इंटेंसिटी की। वेबर स्क्वायर मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कांस्टेंट लॉस ऑफ अ डीसी जनरेटर। निम्नलिखित में से कौन सी डीसी जनित्र की तत्व हानि नहीं है? आपके ऑप्शन है ए आयरन लॉस, बी शंट फील्ड लॉस, सी कॉपर लॉस एंड डी मैकेनिकल लॉस। दोस्तों दो तरीके के लॉस होते हैं किसी भी एक डीसी मशीन में, एक होता है कांस्टेंट लॉस और एक होते हैं वेरिएबल लॉस। कांस्टेंट लॉस में कौन कौन से आते हैं? नो लोड लॉसेस जैसे कि आयरन लॉसेस और मैकेनिकल लॉसेस। आयरन लॉसेस में भी कौन कौन से दो प्रकार के लॉसेस आते हैं? हिस्टैरिसीस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस। ये सारे लॉसेस कांस्टेंट लॉसेस हैं। अब मैकेनिकल लॉस की बात करें उसमें आता है विंडेज लॉसेस और फ्रिक्शन लॉसेस। फ्रिक्शन लॉसेस के भी दो प्रकार होते हैं, एक ब्रश फ्रिक्शन लॉस और एक बेयरिंग फ्रिक्शन लॉस। तो ये आपका हो गया कांस्टेंट लॉस। और वेरिएबल लॉस में आप कौन कौन से लॉसेस आते हैं? कॉपर लॉस आता है और स्ट्रे लोड लॉस आता है। कॉपर लॉस में कौन कौन से लॉसेस आते हैं? स्टेटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस और ब्रश कॉन्टैक्ट लॉस। तो ये तीन तरह के लॉसेस कॉपर लॉस में आते हैं। स्ट्रे लोड लॉसेस में कौन कौन से आते हैं? कॉपर स्ट्रे लोड लॉसेस और कोर स्ट्रे लोड लॉसेस। तो ये प्रकार हो गए वेरिएबल लॉस के। अगर हम क्वेश्चन की बात करें
तो इसमें पूछा है कि कौन सा प्रकार कांस्टेंट लॉस नहीं होता है। आयरन लॉस कांस्टेंट लॉस होता है, शंट फील्ड लॉस कांस्टेंट लॉस होता है, मैकेनिकल लॉस कांस्टेंट लॉस होता है, पर कॉपर लॉस कांस्टेंट लॉस नहीं होता है, ये वेरिएबल लॉस होता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर लॉस। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द करंट ऑफ 16 माइक्रो एम्पियर इन मिली एम्पियर। 60 माइक्रो एम्पियर की धारा मिली एम्पियर में कितनी होगी। दोस्तों एक माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 1 × 10⁻⁻6 एम्पियर के, और एक मिली एम्पियर बराबर होता है 1 × 10⁻³ एम्पियर के। तो अगर हमें 60 माइक्रो एम्पियर को मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना होगा तो ये हो जाएगा 60 × 10⁻⁻6 एम्पियर। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 60 × 10⁻³ मल्टीप्लाई में 10⁻³ पावर मल्टीप्लाई में ऐड होती है, और इसको लिखा जा सकता है 60 × 10⁻³ इसको हम नीचे लेके चले गए इस पोर्शन को, तो हो जाएगा 10⁻3। तो 10⁻3 कितना होता है, 1000 होता है। इसको हम डिवाइड करते हैं 60 से, तो ये हो जाएगा दोस्तों 0.06 मिली एम्पियर। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच लोड हैज पावर फैक्टर 1। महामार जिसका शक्ति गुणांक का मान 1 होता है उसे क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए फिलामेंट लैंप, बी फैन, सी रेफ्रिजरेटर एंड डी मिक्सर। दोस्तों फिलामेंट लैंप में होता है रेजिस्टिव लोड, यानी कि इसमें कोई भी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस नहीं होता है, और ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं वाया हीटिंग इफेक्ट। फिलामेंट हीट होता है और ये हीट को कन्वर्ट करता है लाइट में। और क्योंकि ये एक प्योर रेजिस्टिव लोड है, और प्योर रेजिस्टिव लोड की एक खासियत होती है कि उसका पावर फैक्टर यूनिटी होता है, और यूनिटी मतलब 1 होता है, क्योंकि इसमें कोई भी रिएक्टिव पावर नहीं होती है, इसमें सारी होती है एक्टिव पावर। वही बात करें हम फैन की, तो इसमें वाइंडिंग्स होती है, मोटर होती है, तो ये एक तरीके का इंडक्टिव लोड होता है जिसका पावर फैक्टर अराउंड 0.8 से लेके 0.9 तक का होता है। रेफ्रिजरेटर में हम यूज करते हैं कंप्रेसर मोटर का, और अदर कंपोनेंट्स भी इसमें यूज होते हैं, और ये भी एक तरीके का इंडक्टिव लोड होता है। तो जो इसका पावर फैक्टर होता है वो 0.6 से लेके 0.7 तक का होता है। मिक्सर में भी आपकी मोटर यूज होती है, तो इसका पावर फैक्टर भी 0.8 के आसपास का होता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, द मोस्ट कॉमन फॉल्ट इन एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज। किसी विद्युत प्रणाली में होने वाले सबसे सामान्य दोष डैश हैं। आपके ऑप्शन है ए 3 फेज, बी सिंगल लाइन टू अर्थ, सी डबल लाइन टू ग्राउंड एंड डी डबल लाइन। दोस्तों पावर सिस्टम में होने वाले फॉल्ट कौन कौन से होते हैं। एक होता है सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट जिसे बोला जाता है जी, फिर आता है लाइन टू लाइन फॉल्ट जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है LL, देन आता है डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट इसे बोला जाता है LLG, और देन आता है 3 फेज फॉल्ट जिसे लाइन टू लाइन बोला जाता है। तो ये 4 तरीके के मेन फॉल्ट होते हैं, और जो सबसे कॉमन फॉल्ट होता है वो होता है सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट या सिंगल लाइन टू अर्थ फॉल्ट। क्योंकि दोस्तों ओवरहेड जो पावर लाइंस होती हैं उसमें बिजली गिरने का खतरा भी बहुत रहता है, उसमें इंसुलेशन ब्रेकडाउन होने का खतरा भी बहुत रहता है, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई ट्री गिर जाए या कोई ऑब्जेक्ट टकरा जाए, ऑब्जेक्ट इन द सेंस कभी कोई पंछी आके टकरा जाए, तो इससे डेवलप होता है आपका सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। अगर हम ऑर्डर की बात करें कि कौन सा फॉल्ट सबसे ज्यादा होता है, तो वो होता है LG फॉल्ट, यानी कि सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के बाद दोस्तों डबल लाइन फॉल्ट, देन डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, और दोस्तों जो सबसे कम फॉल्ट होने का जिसका चांस होता है वो 3 फेज फॉल्ट होता है। तो सबसे ज्यादा लाइन फॉल्ट और सबसे कम 3 फेज फॉल्ट। लेकिन अगर हम सीवियरिटी की बात करें, यानी कि अगर कोई फॉल्ट होता है तो कितना डैमेज कर सकता है किसी लाइन को, तो उसमें 3 फेज फॉल्ट सबसे आगे होता है, ये सबसे ज्यादा डैमेज कर सकता है। उसके बाद डबल लाइन टू ग्राउंड, उसके बाद डबल लाइन एंड देन सिंगल लाइन, यानी कि सबसे खतरनाक होता है आपका 3 फेज फॉल्ट। सेम आपको इस टेबल में भी समझाया गया है। सिंगल लाइन टू अर्थ फॉल्ट का जो परसेंटेज होता है वो 65 से 70% होता है फॉल्ट होने का, और इसमें एक फेज कंडक्टर अर्थ के कॉन्टेक्ट में आ जाता है। डबल लाइन का जो चांस होता है वो 15 to 20% होता है, इसमें दोनों फेज के कंडक्टर एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं। अब डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का परसेंटेज 5 से 10 होता है, इसमें 2 फेज जो होते हैं वो अर्थ के कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, और 3 फेज लाइन का जो परसेंटेज होता है वो 5 से 10 होता है, बल्कि इससे थोड़ा और कम ही होता है, और इसमें जब तीनों फेज होते हैं वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में या अर्थ के कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगल लाइन टू अर्थ फॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन अ डीसी मशीन ईच कंडक्टर इज लोकेटेड एट डैश फ्रॉम द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इज लोकेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। किसी डीसी मशीन में प्रत्येक चालक चुंबकीय अभिवाह से डैश पर और इसकी गति की दिशा में स्थित होते हैं। दोस्तों फैराडे का नियम क्या कहता है कि जब भी कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक लाइन को कट करेगा वो EMF जनरेट करेगा। अब डीसी मशीन में भी यही प्रिंसिपल हम यूज करते हैं, लेकिन हमें मैक्सिमम EMF कब मिलेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये मान के चलिए ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ को दर्शा रहा है, ये साउथ को दर्शा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है। अगर कंडक्टर इसके पैरेलल हुआ यानी कि समांतर हुआ तो मैग्नेटिक
फ्लक्सी लाइन काफी कम इसको कट करेंगी। लेकिन अगर कंडक्टर परपेंडिकुलर हुआ यानी कि लंबवत हुआ तो बहुत सारी लाइनें इस कंडक्टर को कट करेंगी। तो इस स्टेट में आपका मैक्सिमम ईएमएफ जनरेट होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा लाइनें कंडक्टर को पास करेंगी उतना ही ज्यादा मैक्सिमम ईएमएफ जनरेट। सेम चीज इस डायग्राम में भी दर्शाई गई है दोस्तों। ये कॉइल है डीसी जनरेटर की, तो मैक्सिमम ईएमएफ कब जनरेट होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको पूरी तरीके से पास करे। तो ये कब पॉसिबल है? जब ये कॉइल 90 डिग्री के एंगल पे होगी। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द यूज ऑफ द एक्चुएटर इन द मोटर? मोटर में परिवर्तक की क्या भूमिका होती है? आपके ऑप्शन है ए प्रिवेंशन ऑफ हाई स्टार्टिंग करंट, बी एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर, सी स्टार्ट द मोटर एंड डी प्रिवेंट द फ्यूजिंग। दोस्तों एक्चुएटर के कई सारे काम होते हैं, जैसे ये एनर्जी को कन्वर्ट करता है। अगर हम मोटर की केस की बात करें तो ये टॉर्क में से कन्वर्ट करेगा। और इसके और क्या काम होते हैं? ये मोशन को कंट्रोल करता है। के अंदर आते हैं दोस्तों स्टार्ट दी मोटर। एक्चुएटर का काम होता है मोटर को अच्छे से स्टार्ट करना, यानी कि ये मोटर में स्टार्टर का काम करता है। और स्टार्टर का काम एक्चुअल में होता क्या है? ये करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। हाई करंट के फ्लो की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। और ये स्पीड कंट्रोल में भी हेल्पफुल होता है। स्पीड कंट्रोल कैसे होती है? वेरिएबल स्पीड ड्राइव के थ्रू स्पीड कंट्रोल होती है, जिसमें एक्चुएटर क्या करता है? पावर सप्लाई को रेगुलेट करता है। और एक्चुएटर मोटर की पोजीशन को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। और ये कहाँ काम आता है? ये रोबोटिक्स में काम आता है और सीएनसी मशीन में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। तो एक्चुएटर बेसिकली कर क्या रहा है? ये हाई करंट को प्रिवेंट कर रहा है। जिससे क्या प्रिवेंट हो रही है? ओवर हीटिंग प्रिवेंट हो रही है। और ये ओवरलोडिंग से भी मोटर को सेफ रखता है। सो एक एक्चुएटर इतने सारे काम करने में सक्षम होता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रिवेंशन ऑफ हाई स्टार्टिंग करंट। क्वेश्चन नंबर 17 है, रजिस्टर कैपेसिटर आरसी सीरीज सर्किट इज कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट डीसी सप्लाई, बट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर आफ्टर अ टाइम कांस्टेंट। एक आरसी श्रेणी परिपथ 200 वोल्ट डीसी आपूर्ति से जुड़ा हुआ है। एक समय नियतांक के बाद संधारित्र पर कितनी वोल्टेज होगी? दोस्तों एक कैपेसिटर पहले चार्ज होता है, फिर वो डिस्चार्ज होता है। तो चार्जिंग का कोई टाइम कांस्टेंट होगा और डिस्चार्जिंग का कोई एक टाइम कांस्टेंट होगा। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होता है तो उसका टाइम कांस्टेंट होता है 63.2% का, यानी कि एक टाइम कांस्टेंट में ये 63.2% डिस्चार्ज होता है। अब हमें सप्लाई वोल्टेज दी गई है, कितनी दी गई है? 200 वोल्ट की सप्लाई वोल्टेज दी गई है। तो ये एक टाइम कांस्टेंट में कितने वोल्टेज को डिस्चार्ज कर देगा? तो ये दोस्तों कितना डिस्चार्ज करेगा एक टाइम कांस्टेंट पे? ये 63% डिस्चार्ज करेगा ऑफ सप्लाई वोल्टेज। और सप्लाई वोल्टेज कितनी है? 200 वोल्ट। तो 63 अपॉन में 100 इंटू 200 के ये 0.2% भी है, तो इससे ये 2 टाइम कटेगा। तो ये आ जाएगा 126.4 वोल्ट। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 126.4 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, द पावर इनपुट ऑफ अ 2 किलोवोल्ट 50 हर्ट्ज 3-फेज मोटर रनिंग एट फुल लोड विद 90% एफिशिएंसी इज मेजर्ड बाय 2 वाटमीटर शोइंग वैल्यू ऑफ 300 किलोवोल्ट एंड 100 किलोवोल्ट रिस्पेक्टिवली। द इनपुट पावर विल बी 90% दक्षता के साथ पूर्ण भार पर चल रहे 2 किलोवोल्ट 50 हर्ट्ज 3 कलाम मोटर के पावर इनपुट का मापन 2 वाटमीटर द्वारा किया जाता है, जो ग्राम हर्ट्ज 300 किलोवाट और 100 किलोवाट का मान दर्शाते हैं। इनपुट पावर कितनी होगी? दोस्तों अगर 3 फेज सिस्टम है तो हमें कितने वाटमीटर की जरूरत पड़ती है? n-1 वाटमीटर की जरूरत पड़ती है, यानी कि 3-1 2 वाटमीटर की जरूरत पड़ेगी। अगर 4 फेज सिस्टम होगा तो n-1 यानी कि 3 वाटमीटर की जरूरत पड़ेगी। तो एक वाटमीटर कितना दर्शा रहा है? 300 किलोवाट दर्शा रहा है। दूसरा कितना दर्शा रहा है? वाटमीटर 2 100 किलोवाट दर्शा रहा है। तो इनपुट पावर कितनी हो जाएगी? 300 प्लस 100 किलोवाट विच इज इक्वल टू 400 किलोवाट। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 400 किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 19 है, एट जीरो लोड द स्पीड ऑफ अ मोटर एट फिक्स्ड लोड रिड्यूस फ्रॉम 1000 आरपीएम टू 950 आरपीएम। द स्पीड रेगुलेशन ऑफ दिस मोटर विल बी। एक मोटर कोई निर्धारित भार पर गति शून्य भार पर 1000 आरपीएम से 950 आरपीएम तक कम हो जाती है। मोटर की गति विनियमन डैश है। दोस्तों हमें स्पीड रेगुलेशन निकालना है, और स्पीड रेगुलेशन क्या होता है? जैसे वोल्टेज रेगुलेशन में नो लोड माइनस फुल लोड वोल्टेज अपन फुल लोड वोल्टेज होता है, वैसे स्पीड रेगुलेशन में नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन में फुल लोड होता है। तो नो लोड पे कितनी थी स्पीड? 1000 आरपीएम थी, और फुल लोड पे स्पीड कितनी होगी? 950 आरपीएम अपॉन में फुल लोड। तो ये हो जाएगा 50 अपॉन में 950। अब क्योंकि इसे हमें परसेंटेज में निकालना है तो ये कर देंगे हम 5 अपॉन 95 इंटू 100। तो ये कट जाएगा 19 टाइम, तो ये आएगा दोस्तों अप्रोक्स 5.2%। तो इसका मतलब इसका स्पीड रेगुलेशन 5.2% है। और जितना ज्यादा कम स्पीड रेगुलेशन होगा उतनी ज्यादा स्पीड की स्टेबिलिटी रहेगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर
होगा ऑप्शन नंबर ए 5.2%। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेमी क्लोज्ड स्लॉट इन एन इंडक्शन मोटर। प्रेरणी मोटर में अर्ध संवृत परखांचे का कार्य क्या होता है। आपके ऑप्शन है ए इंक्रीजिंग द रिपल्शन टॉर्क, बी इंक्रीजिंग द एक्टिंग टॉर्क, सी इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड डी डिक्रीजिंग मैग्नेटिक करंट एंड इंक्रीजिंग पावर फैक्टर। दोस्तों 3 तरीके के स्लॉट एक इंडक्शन मोटर में यूज होते हैं। एक होता है ओपन स्लॉट, दूसरा होता है सेमी क्लोज्ड स्लॉट और तीसरा होता है फुल्ली क्लोज्ड स्लॉट। तो सेमी क्लोज्ड स्लॉट में क्या होता है, जो स्लॉट ओपनिंग होती है, ये स्लॉट ओपनिंग है, ये पार्शली कवर रहती है, जिससे कि क्या होता है लीकेज फ्लक्स का पाथ कम हो जाता है या वीक हो जाता है। और लीकेज फ्लक्स क्या करता है दोस्तों, ये मैग्नेटिक फील्ड को, मेन मैग्नेटिक फील्ड को कमजोर करता है, जिससे क्या होता है मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीज होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा दोस्तों तो मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीज होगा। तो हम सेमी क्लोज्ड स्लॉट की मदद से मैग्नेटाइजिंग करंट को कम कर सकते हैं। और दोस्तों एक और चीज होती है सेमी क्लोज्ड स्लॉट में, जो एयर गैप होता है स्टेटर और रोटर के बीच में, वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू ओपन स्लॉट। तो जब एयर गैप छोटा होता है उस कंडीशन में भी हमें मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट कम होती है टू एस्टेब्लिश द मेन फ्लक्स। तो अगर हमने मैग्नेटाइजिंग करंट को कम कर दिया तो हम पावर फैक्टर को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग करंट डायरेक्टली पावर फैक्टर को अफेक्ट करता है। जितना ज्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट होगा उतना ही कम पावर फैक्टर होगा, और जितना कम मैग्नेटाइजिंग करंट होगा उतना ही ज्यादा पावर फैक्टर होगा। क्योंकि मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होता है, ये होता है रिएक्टिव कंपोनेंट। ये एक्टिव पावर नहीं होती है, रिएक्टिव पावर होती है। तो जितनी ज्यादा हम रिएक्टिव पावर को कम कर सकते हैं उतना ही अच्छा हमें पावर फैक्टर मिलेगा। और पावर फैक्टर जब अच्छा होगा तो मोटर की एफिशिएंसी भी अच्छी हो जाएगी। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिक्रीजिंग मैग्नेटिक करंट एंड इंक्रीजिंग पावर फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 21 है, द वोल्टेज सर्ज दैट पासेस थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन इनिशियली एंटर इन। वोल्टता परतोक्रश जो कि पारेषण लाइन से होकर गुजरती है आरंभ में डैश में प्रवेश करती है। दोस्तों कोई भी वोल्टेज सर्ज जो ट्रांसमिशन लाइन में एंटर करता है वो पास करता है लाइटनिंग अरेस्टर से। दोस्तों ये है एक डायग्राम लाइटनिंग अरेस्टर का, और लाइटनिंग अरेस्टर क्या करता है, ये ट्रांजिएंट वोल्टेज, यहाँ इसे बोल सकते हैं वोल्टेज सर्ज। वोल्टेज सर्ज क्या होता है, मान के चलिए ये हमारा एक नॉर्मल वोल्टेज फ्लो कर रहा है और अचानक से यहाँ हाई वोल्टेज की स्पाइक आनी शुरू हो जाए, इसे बोला जाता है वोल्टेज सर्ज। तो दोस्तों लाइटनिंग अरेस्टर क्या करता है, ऐसे वोल्टेज को ये डाइवर्ट करता है। कैसे, ये एक लो इम्पीडेंस पाथ प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आपका सर्ज करंट ग्राउंड में फ्लो कर जाता है, जिससे आपके बाकी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बचे रहते हैं। और लाइटनिंग अरेस्टर को बोला जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि अगर कभी भी वोल्टेज सर्ज आया तो सबसे पहले कौन बचाव करेगा, इससे लाइटनिंग अरेस्टर बचाव करेगा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाइटनिंग अरेस्टर। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट विल बी द टर्न रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर व्हिच कन्वर्ट 1500 वोल्ट टू 30 वोल्ट। उस परिणाम मित्र का फेरा अनुपात क्या होगा 1500 वोल्ट से 30 वोल्ट का रूपांतरण करता है। दोस्तों हमें टर्न रेशियो निकालना है, तो ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो होता है जिसे बोला जाता है के, वो बराबर होता है V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू N1 अपॉन में N। यहाँ पे V1 कितना दिया हुआ है 1500 वोल्ट, V2 कितना दिया हुआ है 30 वोल्ट। तो ये हो जाएगा दोस्तों टर्न रेशियो कितना हो जाएगा के 1500 अपॉन में 30 विच इज इक्वल्स टू 50:1। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स। एक चालक का प्रतिरोध इसकी डैश के विपरीत कर्मानुपाती होता है। आपके ऑप्शन से ए रेजिस्टिविटी, बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सी प्रेशर एंड डी लेंथ। दोस्तों रेजिस्टेंस क्या करता है, ये करंट के फ्लो को अपोज करता है। और रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टिविटी वो क्या होता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन में एरिया। इसका मतलब अगर हम रेजिस्टिविटी को इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेम अगर हम रेजिस्टिविटी को डिक्रीज करें तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। लेंथ भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर लेंथ को हम इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और अगर हम लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। लेकिन एरिया इसका रेजिस्टेंस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ इसको बोल सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हम एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, और हम एरिया को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है, द टाइम फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कॉइल टू द मोमेंट ऑफ एनर्जाइजेशन ऑफ द कॉइल इज कॉल्ड। दोष के क्षण से लेके कुंडली के ऊर्जायन के क्षण तक के काल को डैश कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए ब्रेकडाउन टाइम, बी प्रोटेक्टिव टाइम, सी आर्गेन टाइम एंड डी ऑपरेटिंग टाइम। दोस्तों दोष के क्षण से लेके कुंडली के एनर्जाइज्ड होने तक के क्षण को बोला जाता है प्रोटेक्टिव टाइम। और प्रोटेक्टिव टाइम में क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें फॉल्ट
का डिटेक्शन, उसके बाद रिले का ऑपरेशन या सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन, ऑपरेटिंग टाइम और फिर फॉल्ट को क्लियर करना, फॉल्ट क्लियरिंग टाइम। तो ये तीनों चीजों को मिला के बनता है हमारा प्रोटेक्टिव टाइम। दोस्तों ब्रेकडाउन टाइम क्या होता है? जब किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का इंसुलेशन फेल हो जाए उसे बोला जाता है ब्रेकडाउन टाइम। और ये फेलियर किस वजह से होता है? ये एक्सेसिव वोल्टेज की वजह से होता है। और दोस्तों ऑपरेटिंग टाइम क्या होता है? ऑपरेटिंग टाइम वो टाइम होता है जब डिवाइस एक्टिवेट हो और फॉल्ट को इंटरप्ट कर दे, और ये ओवरऑल प्रोटेक्टिव टाइम के अंतर्गत आता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ अ मैग्नेट इज हीटेड देन, यदि एक चुंबक को गर्म किया जाए तो क्या होता है? दोस्तों अगर हम एक चुंबक को गर्म करें तो चुंबक के अंदर जो एटम होते हैं वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों चुंबक का जो एटम का अलाइनमेंट है वो बिखर जाता है। और जिस टेम्परेचर पे कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल अपनी प्रॉपर्टी को लूज करता है उस टेम्परेचर को बोला जाता है क्यूरी टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे मैग्नेटिक मटेरियल अपनी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को छोड़ देता है। अगर इसके ऊपर हमने हीट कर दिया, क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर हमने किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को हीट कर दिया तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। अगर जब मैग्नेट दोबारा ठंडा होता है तो वो दोबारा से उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। लेकिन अगर हमने उसको काफी ज्यादा हीट कर दिया और काफी ज्यादा ड्यूरेशन तक हीट कर दिया तो ये भी पॉसिबल है कि वो परमानेंटली डीमैग्नेटाइज हो जाए। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट लूजेस मैग्नेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ द करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज इज 10 एम्पेयर व्हाट विल बी द फ्यूजिंग करंट? यदि फ्यूज की धारा निर्धार 10 एम्पेयर है तो संलग्न धारा क्या होगी? दोस्तों फ्यूजिंग करंट हमेशा ज्यादा होगा रेटेड करंट से। अगर दोस्तों रेटेड करंट 10 एम्पेयर है तो फ्यूजिंग करंट 10 एम्पेयर से ज्यादा होगा, क्योंकि फ्यूज क्या करता है? ये एक तरीके का इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस है जो ओवर करंट में इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करता है। और फ्यूज बना किसका होता है? ये टिन और लेड के अलॉय का बना होता है, क्योंकि हम दोस्तों इसमें लेके चलते हैं थोड़ा सेफ्टी मार्जिन। अगर हम सेफ्टी मार्जिन नहीं लेके चलेंगे तो फ्यूज प्रीमेच्योरली छोटे फ्लक्चुएशन में भी ट्रिप करता रहेगा। तो इसी वजह से जो फ्यूजिंग करंट होता है वो ज्यादा होता है रेटेड करंट से। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेटर देन 10 एम्पेयर। क्वेश्चन नंबर 28 है, इफ अ 4 एम्पेयर करंट इज पास्ड थ्रू अ बैटरी विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.4 ओम, द टर्मिनल वोल्टेज इज 16 वोल्ट, देन व्हाट विल बी इट्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? यदि 0.4 ओम के आंतरिक प्रतिरोध वाली एक बैटरी में 4 एम्पेयर की धारा प्रवाहित करने पर टर्मिनल वोल्टेज 16 वोल्ट है तो विद्युत वाहक बल कितना होगा? दोस्तों बैटरी के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज को नापा जाता है E = VT + IR। यहाँ पे I क्या है? करंट है, R क्या है? रेजिस्टेंस है। तो हमें टर्मिनल वोल्टेज कितना दिया है? 16 वोल्ट दिया हुआ है। करंट कितना है? 4 एम्पेयर का करंट है और रेजिस्टेंस कितना है? 0.4 ओम का रेजिस्टेंस है। तो ये हो जाएगा 16 + 1.6, तो EMF हो जाएगा 17.6 वोल्ट। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाउ कैन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इंक्रीज? धारिता का मान कैसे बढ़ाया जा सकता है? आपके ऑप्शन से बाय इंक्रीजिंग द एरिया, बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, बाय रिड्यूसिंग द फ्लक्स एंड बाय रिड्यूसिंग द एरिया। दोस्तों एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है C = ε0A/d। ε0 क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो कैपेसिटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एरिया के होता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? डिस्टेंस बिटवीन प्लेट के। यानी कि जितना ज्यादा हम एरिया बढ़ाएंगे उतना ज्यादा कैपेसिटेंस बढ़ेगा और जितना ज्यादा हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना ही कम कैपेसिटेंस होगा। तो अगर हमें कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है तो हमें एरिया को बढ़ाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा बाय इंक्रीजिंग द एरिया। क्वेश्चन नंबर 30 है, द प्रोटेक्शन जनरली प्रिपेयर्ड फॉर लो वोल्टेज सिस्टम इज? निम्न वोल्टेज प्रणाली के लिए सामान्य रूप से पसंद किए जाने वाले संरक्षण कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए आइसोलेटर, बी फ्यूज, सी ऑयल सर्किट ब्रेकर एंड डी एयर सर्किट ब्रेकर। दोस्तों हम एक पावर सिस्टम में अलग अलग तरीके के प्रोटेक्टिंग डिवाइस यूज करते हैं, जैसे फ्यूज हो गया, सर्किट ब्रेकर, पॉलिश सुई, लाइटनिंग अरेस्टर, मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर और भी कई तरीके के हम प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करते हैं। अब ये प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हमें कहाँ और किस जगह लगाना है ये डिपेंड करता है उसके वोल्टेज लेवल पर और इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस पर। हम अपने घर पे बड़ा सा सर्किट ब्रेकर लगा के ओवर करंट से बचने की कोशिश करेंगे तो वो पॉसिबल तो है, लेकिन हम उस बड़े सर्किट ब्रेकर या उस हाई वैल्यू सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल कर ही क्यों रहे हैं जब हमारा काम एक छोटे सर्किट ब्रेकर से हो जाएगा, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो पाता है फिर। तो ये चीजें भी हमें ध्यान में रखनी होती हैं। तो अगर हम लो वोल्टेज सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो हम यूज करते हैं फ्यूज का, क्योंकि ये सिंपल होता है, रिलायबल होता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है और ये हमें ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। ऑयल सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल हम हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए करते हैं। सेम एयर सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल भी हम हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए करते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यूज। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद
पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।